सो गाइस, आखिरकार एक महीने के इंतजार के बाद हमें मार्वल की एक और नई सीरीज़ देखने को मिल चुकी है। और क्योंकि एमसीयू की पिछली सीरीज़ लोकी अपने फिनाले एपिसोड में इसके मल्टीवर्स को खोल देती है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सीरीज़ इस टाइम सबसे बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इसे देखने के बाद एमसीयू फैंस ये ज़रूर समझ जाएंगे कि मल्टीवर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो गाइस, वार्डे सीरीज़ का पहला एपिसोड ऑनलाइन आ चुका है, जो एमसीयू के पहले सुपर हीरो के ऊपर बेस्ड किया गया है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी देखी है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पहला एपिसोड लगभग उसी के जैसा है, जिसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी मूवी एमसीयू की मूवी से रिलेट करती है। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे कि मूवी के टाइम स्टीव रॉजर्स को दी गई थी। तो गाइस, काफ़ी टेस्ट के बाद आखिरकार इसमें भी स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया जाता है। और जैसा हमें याद है, मूवी में हमला एक्सपेरिमेंट के बाद किया जाता है, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही हमला शुरू हो जाता है, जिसमें स्टीव रॉजर्स को गोली मार दी जाती है। और क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए पैगी कार्टर सोल्जर बनने के लिए तैयार हो जाती है। और इस तरह हमें एमसीयू की दूसरी सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका मिल जाती है। हालांकि क्योंकि पैगी एक फीमेल थी, इसलिए उसके सीनियर्स उसे मिशंस पर नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वो उसे वहीं रोक कर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा विलन रेड स्कल अब टेसरैक्ट को हासिल कर लेता है। हालांकि वाटे सीरीज़ में इसका पता यूएस गवर्नमेंट को चल चुका था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये बस एक बैटरी है, इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खतरा नहीं हो सकता है। इसलिए पैगी अकेले ही ट्रेसर गिरने चली जाती है। और यहाँ एक छोटी सी फाइट के बाद वो टेसरेक्ट और आर्निम जोला दोनों को हासिल कर लेती है। हालांकि ये वाली चीज़ बिल्कुल ही एमसीयू मूवी के अपोजिट है, क्योंकि मूवी में हमारे सोल्जर्स को टेसरेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है, और ना ही इसकी एंडिंग से पहले तक वो उनके पास आ पाता है। और अब जब टेसरेक्ट हमारे हीरोज़ के पास आ चुका था, तो वो भी उसका यूज़ करना चाहते थे। इसलिए हावर्ड स्टार्क एक आयरन सूट बनाता है, जिसमें वो टेसरेक्ट का यूज़ पावर सोर्स की तरह करता रहता है। एक्चुअल में गाइज, ये चीज़ मुझे एमसीयू से काफ़ी बेहतर लगी, क्योंकि गाइस हम सब ये तो जानते हैं कि हावर्ड स्टार्क एक जीनियस था, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल एमसीयू में भी उसके पास आयरन सूट्स को लेकर कई डिज़ाइंस होंगी। बस फ़र्क इतना है कि तब उसके पास एक पावर सोर्स की कमी थी, जो उसे यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद पैगी को ऑफिशियली कैप्टन कार्टर बना दिया जाता है, और वो एक के बाद एक मिशंस पर जाने लगती है। और इस बार उसे हाउलिंग कमांडोज को हाइड्रा के जंगल से बचाने का काम दिया जाता है, जैसा कि कैप्टन अमेरिका मूवी में भी दिखाया जाता है। कैप्टन कार्टर सभी हाउलिंग कमांडोज को आसानी से बचा लेती है, लेकिन जैसे ही वो सभी वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं, उन पर टैंक्स का हमला हो जाता है। और इस तरह अब यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले आयरन मैन सूट की, जिसे स्टीव रॉजर्स कंट्रोल कर रहा था। स्टीव रॉजर्स के आते ही मानो सभी में जान आ जाती है, जिसके बाद पैगी और हाइड्रा स्टॉर्म पर एक के बाद एक टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह वो सभी वहाँ से बचकर निकल आते हैं। जिसके बाद कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉर्म पर ऑफिशियली एक टीम बन जाते हैं, और एक के बाद एक हाइड्रा के मिशंस को फिल करते रहते हैं। और अब यहाँ आता है ट्रेन मिशन। हमारे हीरोज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेड स्कल इसी ट्रेन पर छुपा हुआ है, और अगर वो आज उसे पकड़ लेते हैं तो वो जंग को आज ही ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इस बार हमारे हीरोज़ के पास हाइड्रा स्टॉर्म पर भी था, इसलिए उसे आगे जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो पहले कुछ बोगीज़ को चेक कर सके। जिसके तुरंत बाद हमारी कैप्टन कार्टर और हाउलिंग कमांडोज भी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, और यहाँ एक सीन हमें एमसीयू की याद भी दिलाता है। एक्चुअल में गाइस, ट्रेन पर चढ़ते हुए एक टाइम के लिए बकी ट्रेन से गिरने वाला होता है। हालांकि कैप्टन कार्टर उसे पकड़ लेती है, लेकिन एमसीयू में ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बकी हाइड्रा के हाथ लग जाता है और वो उसे विंटर सोल्जर बना देते हैं। तो गाइस, ट्रेन पर चढ़ने के बाद जैसे ही हाइड्रा स्टॉर्म पर पहली बोगी को खोलता है, तो उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोजन निकलता है, और वो समझ जाता है कि ये सब बस एक सेटअप था, और इस तरह एक्सप्लोजन में हाइड्रा स्टॉर्म पर मारा जाता है। हालांकि हमारे बाकी हीरोज़ इस एक्सप्लोजन में बच जाते हैं, लेकिन अब वो हाइड्रा और रेड स्कल को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थे, इसलिए इस बार वो सीधे उसके कैसल पर अटैक कर देते हैं। कैसल पर हमला शुरू हो जाता है, और हमारे हीरोज़ आसानी से कैसल के अंदर एंटर कर जाते हैं। कैसल में अंदर जाते ही हमारे हीरोज़ दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में हाउलिंग कमांडोज थे, और दूसरी टीम में कैप्टन कार्टर और हावर्ड स्टार्क जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। तो गाइस, हमारे हाउलिंग कमांडोज कैसल में एक तरफ जाते हैं, जहां उन्हें हाइड्रा स्टॉर्म पर आर्मर और स्टीव रॉजर्स दोनों मिल जाते हैं। हमारे हाउलिंग कमांडोज जल्दी से स्टीव रॉजर्स को आज़ाद करके उसे हाइड्रा स्टॉर्म पर में पैक कर देते हैं, लेकिन अब उनके पास टेसरेक्ट तो नहीं था, इसलिए आर्मर को चलाना नामुमकिन था। हालांकि वो वहाँ के जनरेटर से अपने आर्मर को चार्ज कर लेता है, लेकिन अब ये आर्मर कितनी देर चलने वाला था, ये खुद आर्मर को भी नहीं पता था।
वहीं दूसरी ओर हमारी हीरो कैप्टन कार्टर रेड स्कल तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही रेड स्कल टेसरेक्ट के यूज से एक पोर्टल खुल चुका था। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्ब करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको याद है तो रेड स्कल की टेसरेक्ट के साथ पहली पसंद वेपन्स बनाना था, लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट पोर्टल खोलकर एलियंस की मदद से अर्थ को जीतना चाहता है। तो गाइस वापस आते हैं स्टोरी पर। तो गाइस इस पोर्टल में से एक जाइंट मॉन्स्टर स्क्विड बाहर आ जाता है। हालांकि ये मॉन्स्टर रेड स्कल को ही मार देता है, लेकिन धीरे धीरे ये मॉन्स्टर और बड़ा होता जा रहा था, जिससे हमारी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय होने का खतरा बन रहा था। इसलिए पैगी पोर्टल बंद करने के लिए हॉवर्ड से कहती है। हॉवर्ड पोर्टल बंद कर देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर इतना बड़ा हो चुका था कि ये अपने टेंटिकल से उस पोर्टल को बंद करने से रोक रहा था। इसलिए यहाँ एंट्री होती है हाइड्रा स्टॉम्पर की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी बैटरी डी एंड हो जाती है। इसलिए पैगी खुद अकेले ही उस मॉन्स्टर को पोर्टल में डालने लगती है और इस तरह दुनिया को बचाते हुए वो खुद पोर्टल में चली जाती है और टेसरेक्ट वहीं रह जाता है। और इस तरह एक बार फिर कैप्टन अमेरिका दुनिया को बचाते हुए चला जाता है। लेकिन ओरिजिनल एमसीयू मूवी की तरह इसमें भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू मूवी की तरह कैप्टन कार्टर को वापस ले आता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक्चुअल में गाइस पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स की शुरुआत के साथ शुरू होता है, जिसमें निक फ्यूरी टेसरेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और तभी लोकी उसमें से बाहर निकल आता है। यहाँ सब कुछ सेम टू सेम था, बस इस बार लोकी की जगह पोर्टल से कैप्टन कार्टर को बाहर निकाला जाता है। और इस तरह वाट इफ का एक सिंगल एपिसोड कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर की पूरी स्टोरी को एक बार में दिखा देता है। सो गाइस अब मैं जल्दी से इसके डिफरेंसेस को एक बार और बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला डिफरेंस है कि एक्सपेरिमेंट पर हमला एक्सपेरिमेंट होने से पहले ही किया जाता है, जिसके बाद पैगी कैप्टन अमेरिका बन पाती है। दूसरी बात, इस बार टेसरेक्ट यूएस गवर्नमेंट के पास मूवी के मिड सीन में ही आ पाता है, जिसका यूज़ हॉवर्ड स्टार्क आयरन मैन आर्मर बनाने में करता है और उसे स्टीव रॉजर्स को दे देता है। और इस तीसरी बात, इस बार ट्रेन हमले में बकी जिंदा बच जाता है, जिसकी वजह से इस स्टोरी में विंटर सोल्जर का बनना नामुमकिन हो जाता है और लास्ट में रेड स्कल एक्चुअल में मारा जाता है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर एक बार दुनिया को बचाते हुए चली जाती है और एक बार फिर 70 सालों बाद इसमें एंट्री ले आती है। सो गाइस अगर बात करें एपिसोड रेटिंग की, तो मैं इस एपिसोड को 10 में से 60 स्टार्स देना पसंद करूँगा। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इस एपिसोड में ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ खास नहीं था और वैसे भी एपिसोड पूरी तरह एक्सप्लेन किया जा चुका है, जिसमें मैंने मूवी वर्सेस सीरीज डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें।